महाराष्ट्र की सियासत में बड़े उलटफेर के कयास तब लगाए जाने लगे जब मुंबई में एनसीपी प्रमुख शरद पवार से प्रशांत किशोर ने मुलाकात की। और ये मुलाकात तब हुई जब संजय राउत ने उद्धव और पीएम की मुलाकात के बाद मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। दरअसल खबरें हैं कि शिवसेना और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसका अंदाजा तब लग गया था जब बीते कुछ दिनों पहले शिवसेना के मुखपत्र सामना का संपादकीय सामने आया था, जिसमें लिखा था, मोदी शाह नड्डा से सीखो चुनाव जीतना। उत्तर प्रदेश में योगी बनाम मोदी ऐसा गुप्त संघर्ष चल रहा है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं। ये सब होने के बाद भी मोदी, शाह और नड्डा का नेतृत्व मजबूत है और भाजपा जमीन पर है। पुराने लोग चले जाएं तो भी नए लोगों को तैयार करने की क्षमता उनमें है। चुनाव जीतने की तकनीक उन्होंने सीख ली है। शिवसेना के सामना में जब तक मोदी और बीजेपी के कसीदे पढ़े गए तब तक तो ठीक था, लेकिन जब सामना में शिवसेना ने कांग्रेस को लताड़ लगाई तो ये साबित हो गया कि महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जिसके बाद इस सियासी बवाल के बीच सरकार को लेकर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के अलग अलग दावे कई सवाल खड़े कर रही हैं, जिस पर अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या महाराष्ट्र में तिकड़ी सरकार का भविष्य कुछ रहने वाला भी है या नहीं। ग्रह नक्षत्रों की चाल कैसे महाराष्ट्र के सियासी घमासान को हवा दे रही है, ये आपको आज बताएंगे ज्योतिषाचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। मेरे साथ हमेशा की तरह जाने माने एस्ट्रोलॉजर राकेश चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले स्वागत करती हूं आपका। नमस्कार नम्रता जी, नमस्कार दर्शकों। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महाराष्ट्र में जो सियासी घमासान मचने की उम्मीद की जा रही है। देखिए, सब जानते हैं राजनीति में, राकेश जी आप भी जानते होंगे, ना कोई किसी का दोस्त होता ना दुश्मन। मौका पड़ने पे कभी भी ये जो राजनीति का ऊंट है ये करवट ले लेता है और किसी भी करवट बैठ जाता है। और ये सारी बातें हम इसलिए कह रही हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई और उसके बाद फिर ये बयानबाजी हुई कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे व्यक्तिगत तौर पर भी मुलाकात की जा सकती है, इसके सियासी मायने निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसमें अब क्या कुछ फेरबदल हो सकता है, क्या कुछ चेंजेस महाराष्ट्र की सत्ता में आ सकते हैं। इसका संकेत उस वक्त मिला जब संजय राउत ने भी एक बयान दिया और ये कहा कि 7 साल में भाजपा की जो सफलता है वो सिर्फ मोदी की वजह से ही है। तो आप किस तरह से देख रहे हैं उद्धव ठाकरे की कुंडली, जो मुलाकात हुई है वो आप किस तरीके से, क्या उसके मायने हैं, कैसे समझाना चाहेंगे। देखिए, उद्धव ठाकरे की कुंडली के साथ साथ मेरे सामने उनकी शपथकालीन कुंडली भी है नम्रता जी। और अगर दोनों का मिला जुला अध्ययन करें, दोनों के प्रभावों को मिलाकर देखें तो यह मुलाकात जो है वह एक सिर्फ और सिर्फ कूटनीति का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पर शनि और गुरु का चतुर्थ भाव में उद्धव ठाकरे के होना जो कि दर्शाता है कि इनके आसपास और इनके जो मार्गदर्शक हैं, जो वेलविशर हैं, वो कहीं ना कहीं इनको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इनके प्रभाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से वर्चस्व में रहने के लिए इनका यह एक मुलाकात, क्योंकि जाहिर सी बात है केंद्र सत्ता के करीब रहने का मतलब है कि आप ज़्यादा पावरफुल हैं, आपके पास शक्तियों का भंडार है। यह आदरणीय उद्धव ठाकरे जी दिखाना चाहते थे अपने, चाहे कहें सहयोगियों को या फिर उनके आसपास उनके जो वेलविशर हैं, जो कहीं ना कहीं उनको डिच करना चाह रहे हैं, क्योंकि इस समय जो उनकी कुंडली है वह दिखाती है कि उनके कुछ करीबी उनसे बगावत कर सकते हैं या फिर उनको धोखा दे सकते हैं। इस तरीके का प्रभाव कुंडली दिखाता है और जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे की यह मुलाकात को मैं परिवर्तन तो नहीं, लेकिन परिवर्तन को बचाने के लिए, प्रभाव को बढ़ाने का एक कदम जरूर बताऊंगा। कुंडली के अनुसार ग्रहीय दृष्टिकोण से उसका एक मुख्य कारक बनता है शपथकालीन कुंडली। नम्रता जी, शपथकालीन जो कुंडली है वह वृषभ लग्न की कुंडली आ रही है और सेकेंड हाउस में राहु आ रहा है। वह कहीं ना कहीं सरकार में बैठे जो पीछे हिडन लोग हैं वह बहुत ही ज़्यादा वर्चस्व के साथ इस सरकार को चला रहे हैं और वह कहीं ना कहीं पूर्ण प्रयास करेंगे कि यह सरकार परिवर्तित ना हो, टूटे ना। और इसीलिए आप देखेंगे कि अब तक जिस स्थिति में यह सरकार
बनी है, उस स्थिति में अभी तक अगर ये बची हुई है तो उस पीछे छुपी हुई शक्तियों को, अदृश्य शक्तियों को लेकर ही यह सरकार बची हुई है। नहीं तो इस तरीके का प्रभाव हमने कुंडली का देखा है अन्य स्टेट में, जैसे कि अगर मध्य प्रदेश की भी तुलना करें कि सभी को लगा कि एक स्थिर गवर्नमेंट मिल गई है, लेकिन वहाँ पर परिवर्तन हो गया। यहाँ पर अस्थिरता लोगों को दिख रहा है, लेकिन ग्रह कहीं न कहीं समय रहते सरकार के कार्यकाल को पूरा होता हुआ दिखा रहे हैं। थोड़ा सा इसमें नोकझोंक या उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लोगों की उत्सुकता बढ़ाने का कदम दिखाएगा ये कहीं न कहीं राजनीति महाराष्ट्र की, लेकिन बहुत बड़ा परिवर्तन इशारा नहीं करता है, शपथकालीन कुंडली हो या फिर उद्धव ठाकरे की कुंडली। नम्रता जी, और अगर हम अगले इलेक्शंस की बात करें जो 2024 में महाराष्ट्र में हो सकता है विधानसभा चुनाव, उसमें क्या परिवर्तन का इशारा मिल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अगर आपका जवाब इसमें हाँ है, ग्रहों के हिसाब से आप देखकर बताएंगे, तो फिर अगर बीजेपी और शिवसेना एक साथ आती है तो फिर क्या उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री के तौर पर आने वाले वक्त में हम उनको देखेंगे? देखिए, जो वर्तमान गोचर है और शपथकालीन कुंडली है, वह पूर्ण रूप से इशारा करती है कि अगर यह संबंध टूटता है, यह जो शपथ है ये समाप्त होती है और दोबारा शपथ होता है, तो दोबारा शपथ में उद्धव ठाकरे का योग नहीं दिख रहा है पूर्ण रूप से। इसको बीच में भी लिया जाए या कार्यकाल पूरा होने के बाद भी अगर चुनाव होता है तो वहां भी उद्धव ठाकरे का दोबारा सीएम बनने का योग अभी आने वाले वर्षों में मुझे नहीं दिख रहा है कुंडली से। तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अगर यह चलता है या अगर 1% कहीं भी ग्रहीय वर्तमान गोचर के अनुसार कुछ प्रभाव आता है कुंडली पर और अगर सरकार टूटती है तो उद्धव ठाकरे कहीं दूर दूर तक सीएम बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। नम्रता जी, यह पूर्णतया मेरे द्वारा स्पष्ट भविष्यवाणी दी जा रही है। चूंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन है तो कांग्रेस का क्या हालचाल आप देख पा रहे हैं? कांग्रेस की जो शीर्ष नेता है उनकी कुंडली क्या कुछ इशारा कर रही है? क्योंकि चुनिंदा ऐसे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है, कहीं पर गठबंधन में है, तो ऐसे में अगर महाराष्ट्र में उनका साथ छूटता है तो एक और राज्य हाथ से चला जाएगा, तो कांग्रेस का भविष्य किस तरीके से देखिए, कांग्रेस के लिए अगर आप हमसे पूछते हैं तो कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र अब वर्तमान में भी निकला हुआ ही आप समझिए, क्योंकि यहाँ पर जो प्रभाव है वह कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे का और एनसीपी का बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर शरद पवार का पूरा पावर दिख रहा है और वह कुंडली के अनुसार भी, जो शरद पवार की कुंडली है, अभी आने वाले 4-5 वर्षों तक जो शनि के प्रभाव हैं वह उनके लिए वर्चस्वपूर्ण राजनीति के हैं। वह कहीं न कहीं सत्ता के आसपास या सत्ता से जुड़ी हुई खबरों से आसपास वह रहेंगे और मुख्य बिंदु के रूप में वह रहेंगे और पीछे से ही रहेंगे। वह कहीं न कहीं एक स्तंभ का कार्य कर रहे हैं, चाहे वह इस सरकार के लिए हो चाहे महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के लिए हो। अब यहाँ पर एक प्रभाव आता है, जैसे कि आपने पूछा कि क्या एक राज्य और निकलता हुआ, बिल्कुल इसको निकला हुआ ही समझिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस और यहाँ पर कमजोर हो रही है और होगी भी। और शायद क्योंकि नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई है, उसका एक बहुत बड़ा प्रतिबिंब जनता में जाएगा कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस से हटकर, क्योंकि कांग्रेस पूर्णतया कांग्रेस को माना जाता है कि हिंदू विरोधी भावनाओं के तहत आज जोड़ा जाता है, तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे का अपने पिता के प्रवृत्ति पर वापस आना और हिंदुत्व के लिए लड़ना, यह कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आज भी हम हिंदुत्व और हिंदुत्व के लिए जो लड़ रहे हैं उनसे जुड़े हुए हैं और उनके प्रभाव से प्रभावित हैं, जो कि संजय राउत का बयान भी दर्शाता है। उन्होंने बीजेपी की बड़ाई नहीं की, उन्होंने बीजेपी का अस्तित्व ही नरेंद्र मोदी को बता दिया कि नरेंद्र मोदी ही हैं, तब बीजेपी आज टिकी हुई है। नहीं तो उनके कहने का मतलब यही निकलता है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ही केंद्र हैं। तो यह दर्शाता है कि जो वर्तमान गोचर है वह कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे अपने आप को और मजबूत करने में लगे हुए हैं और हो सकता है यह आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में उद्धव ठाकरे अपनी बढ़त बढ़ाना चाहते हो या लोकप्रियता लोगों के बीच धर्म को लेकर, खास करके हिंदुत्व को लेकर वो अपना प्रभाव एक बार बढ़ाना चाहते, क्योंकि जब उन्होंने गठबंधन किया और जो उनकी कुंडली दिख रही है उनसे कहीं ना कहीं लोग उनके मूल
अस्तित्व से नाराज दिख रहे हैं, चाहे उनके कार्यकर्ता हों, चाहे उनके जनता हो। तो कहीं ना कहीं यह मुलाकात अपने हिंदुत्व प्रभाव को मेंटेन करने के लिए और दूसरी चीज़ें कि अपने आप को विरोधियों से, शत्रुओं से बचाने के लिए यह एक सिर्फ और सिर्फ जाल बुनने का प्रयास हो सकता है, अन्यत्र कुछ नहीं। नम्रता जी, चलिए, बहुत शुक्रिया है तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए राकेश जी आपका और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। कुछ और जानना चाहते हैं तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो, ये भविष्यवाणी आपको कैसी लगी। नमस्कार।